18th अमेंडमेंट के बारे में हम लोग देखते हैं। क्या 18th अमेंडमेंट को रिस्ट्रक्चर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्या 18th अमेंडमेंट बहुत अच्छी है? क्या 18th अमेंडमेंट के कोई नुकसानात भी हैं पाकिस्तान के स्टेट में, पॉलिटिकल एरिना के अंदर? ये सारी चीज़ें हम देखने की कोशिश करते हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं, अच्छी लगती है आपको, तो आप इसको लाइक भी कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलें, सबसे पहले सैलिएंट फीचर्स ऑफ अमेंडमेंट। 18th अमेंडमेंट की जो सैलिएंट फीचर्स हैं वो क्या हैं? 18th अमेंडमेंट के ज़रिए से 1973 के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर आर्टिकल 6 को लाया गया है। अब ये जो आर्टिकल 6 है ये क्या करता है? ये अनडेमोक्रेटिक जो फोर्सेस हैं, जो गैर जमहूरी ताकतें हैं, उनका रास्ता बंद करता है पाकिस्तान में, मार्शल लॉज को रोकता है। इसके मुताबिक कोई भी ताकत क्या कर सकती है? पाकिस्तान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन को, 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन को सेट असाइड नहीं कर सकती। इसका मतलब ये है कि जो अनडेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं वो नहीं, और कोई भी ऐसा करेगा तो उस पर गद्दारी का मुकदमा चलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने देखा कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ को जो स्पेशल कोर्ट थी, वकार सेठ, चीफ जस्टिस वकार सेठ जो थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने कैपिटल पनिशमेंट सुनाई। तो ये अनडेमोक्रेटिक, यानी पाकिस्तान में जमहूरियत को 18th अमेंडमेंट स्ट्रॉन्ग करती है आर्टिकल 6 के तहत, कि कोई भी बंदा जो कॉन्स्टिट्यूशन को सेट असाइड करेगा उसके खिलाफ गद्दारी का मुकदमा चलेगा, तो अनडेमोक्रेटिक फोर्सेस नहीं आएंगी। तो दूसरी चीज़, ये पाकिस्तान के अंदर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को लेके आई है। फॉर एग्ज़ाम्पल जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने जब 1999 में जब मार्शल लॉ लगाया तो उनके बाद उसने 17th अमेंडमेंट उन्होंने पास की। 17th अमेंडमेंट जब पास की तो उसमें 58(2)B जो थी वो दोबारा लाई गई। 58(2)B क्या है? वो ये कहती है कि जो की पोस्ट होंगी किसी भी मुल्क में वो फिल करेगा प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट के पास ये पावर होगी कि वो पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर सकेगा। यानी उन्होंने 17th अमेंडमेंट के ज़रिए से, जो परवेज़ मुशर्रफ थे, उन्होंने पाकिस्तान में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी से सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवा दिया। ठीक है, यानी उसमें चेंज कर दी। लेकिन ये 18th अमेंडमेंट जो पास की गई 2010 में पीपी और पीएमएलएन की तरफ से, बहुत बड़ा जो फीट था ये कॉम्प्लिश किया उन्होंने। उन्होंने क्या किया? वो जो पावर्स थी जो प्रेसिडेंट के पास थी, डेजोल्यूशन ऑफ पार्लियामेंट की या फिर की पोस्ट पे अपॉइंटमेंट्स की, वो उन्होंने किसको ट्रांसफ़र कर दी? दोबारा प्राइम मिनिस्टर को कर दी, जो कि पार्लियामेंट का लीडर होता है और वो इलेक्ट होके आता है। तो इन्होंने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को दोबारा बहाल कर दिया मुल्क में 18th अमेंडमेंट के ज़रिए से। तीसरा बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन में, पहले पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट थी। एक लिस्ट थी फेडरल लिस्ट। फेडरल लिस्ट के जो कवानीन हैं वो फेडरल गवर्नमेंट बनाती थी, जो पार्लियामेंट बनाता था, और प्रोविंशियल असेंबलीज क्या करती थी? प्रोविंशियल लिस्ट के कवानीन बनाती थी। और कंकरेंट लिस्ट वो थी, वो सब्जेक्ट्स थे जिसके ऊपर पार्लियामेंट, फेडरल गवर्नमेंट भी बनाती थी कानून और प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी कानून बनाती थी। लेकिन 18वीं तरमीम के बाद कंकरेंट लिस्ट को ख़त्म कर दिया गया। अब फेडरल के जो सब्जेक्ट्स हैं वो फेडरल के पास हैं, पार्लियामेंट के सब्जेक्ट जो हैं, जो प्रोविंस के सब्जेक्ट हैं, माफ़ कीजिएगा, वो प्रोविंस के पास हैं, और कंकरेंट लिस्ट को ख़त्म कर दिया गया है। तीसरी बात, फंडामेंटल राइट्स को इंक्रीज़ किया गया है। आर्टिकल 19 जो राइट ऑफ इंफॉर्मेशन है सिटीज़न का, वो डाला गया है, और 16 साल तक की जो एजुकेशन है वो स्टेट की ज़िम्मेदारी है। ये वाला जो फंडामेंटल राइट्स के जो पहला चैप्टर है उसके अंदर ये चीज़ें डाली गई हैं। उसके बाद सेनेट का जो सेशन जब होगा, जब सेनेट का सेशन होगा, सेनेट्स की पावर को बेसिकली 18th अमेंडमेंट इंक्रीज़ करती है। सेनेट का जब सेशन होगा तो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस को नहीं पास कर सकता, यानी जो प्रेसिडेंट है उसके पास ऑर्डिनेंस के ज़रिए कानून ला सकता है। तो इस अमेंडमेंट के बाद सेनेट का जो सेशन अगर होगा, जो कि 90 डेज से 110 डेज तक बढ़ा दिया गया है इस अमेंडमेंट के ज़रिए से, यानी साल के अंदर 90 दिन की बजाय 110 दिन सेनेट का सेशन होगा। और जब सेशन होगा तो प्रेसिडेंट जो है वो ऑर्डिनेंस को पास नहीं कर सकता। इसी तरह से सेनेट की जो सीट्स हैं वो 100 से 104 की गई हैं, और 4 कौन लाए गए हैं? 4 उसमें माइनॉरिटी की सीट्स डाली गई, यानी माइनॉरिटी को रिप्रेजेंटेशन दी गई। ये भी एक अच्छा काम है जो 18th अमेंडमेंट के ज़रिए हुआ है। फिर जुडिशल कमीशन को रिस्ट्रक्चर किया गया है। अब जुडिशल कमीशन के अंदर जो कि चीफ जस्टिस को अपॉइंट करता है और बाकी जजेस को अपॉइंट करता है, उसमें 6
ऑपोजिशन के लोग होंगे और 6 ही गवर्नमेंट के होंगे, और पार्लियामेंट के से ये सारे आएंगे, ऑपोजिशन के लोग और गवर्नमेंट के लोग, और ये क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे चीफ जस्टिस को। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। उसके बाद क्या इसके इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या हैं 18th अमेंडमेंट के? सबसे बड़ा जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो ये है कि ये आर्टिकल 63A के तहत जो पार्टी के लीडर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा पावर है, वो किसी को एक्सपेल कर सकते हैं। और उसके बाद एक और चीज़ ये है कि जो इलेक्शंस हैं विद इन द पार्टी के अंदर जो इलेक्शंस हैं वो पार्टी खुद ऑर्गेनाइज करेगी। यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो ये इलेक्शंस को ऑर्गेनाइज नहीं करेगा, जिसको इंट्रा पार्टी इलेक्शन बोलते हैं। और इंट्रा पार्टी इलेक्शन ही तो पार्टी को जमहूरी बनाते हैं, पार्टी को डेमोक्रेटिक बनाते हैं। जब पार्टी में ही लोग आपस में पावर स्ट्रगल करेंगे तो अच्छे लोग ऊपर आएंगे, जिनका जो काबिल लोग होंगे वो ऊपर आएंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक ही लीडर कोई 25 साल के लिए वो पार्टी का चेयरमैन रहे और वो हुकूमत करता रहे, या फिर वो पावर सारी की सारी अपने हाथ में एक्सेंचुएट करे, यानी अपने हाथ में अज्यूम कर ले और रख ले। तो ये जो प्राइमरीली जो अमेंडमेंट है इसने जो पार्टी लीडर्स हैं इनको इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया है कि अब पार्टी में इलेक्शन होते ही नहीं है, PMLN में बिला मुकाबला लोग जीत जाते हैं। इसी तरह से पाकिस्तान जो तहरीक इंसाफ है इसमें भी 2 फैक्शंस बन गए और उनके लिए वोटिंग हुई। तो ऐसे नहीं होता, 2 लोग खड़े होते हैं जैसे अमेरिका में होता है, प्राइमरीज होती हैं, वहाँ पे क्या होता है पार्टी के अंदर वोटिंग होती है और फिर वहाँ से प्रेसिडेंट की नॉमिनी आती है। लेकिन पाकिस्तान में क्या है, ये अमेंडमेंट ने क्या कर दिया है, अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इनको ऑर्गेनाइज नहीं करता इंट्रा पार्टी इलेक्शन को, पार्टियां खुद करती हैं। और पार्टियां बहुत ज़्यादा अनडेमोक्रेटिक है पाकिस्तान में, स्पेशली भुट्टो डायनेस्टी PPP और नवाज शरीफ साहब की जो PMLN है। और इसी तरह से अगर हम JUI देखें तो वो भी वही अनडेमोक्रेटिक प्रैक्टिस है कि JUI में महमूद खान के बाद मौलाना फजल रहमान, और अगर हम देखें TLP को तो वो भी इसी तरह से है, सबसे पहले मौलाना खादिम रिजवी साहब, अब उनके बेटे आगे। तो ये सारी चीज़ें अनडेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस हैं कि पार्टी के अंदर जो हायर बन के लोग आ जाते हैं और आगे कहते हैं, तो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो गई है। अच्छा, 18th अमेंडमेंट ने फेडरल गवर्नमेंट से पावर्स लेके क्या कर दी, किसको दे दी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को। अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को पावर जानी चाहिए थी लोकल गवर्नमेंट्स को। लोकल गवर्नमेंट्स क्या होती हैं, ये लीडर्स प्रोड्यूस करती हैं। लोकल गवर्नमेंट से लोकल लेवल तक, छोटे लेवल तक जो बेसिक सहूलियात होती हैं, सैनिटेशन होती है, वो पहुंचती है। तो पहले फेडरल ने पावर इकट्ठी की हुई थी, 18th अमेंडमेंट के बाद किसके पास पावर आ गई, प्रोविंस के पास पावर। अब प्रोविंस सारी पावर लेके बैठ गया है। होना ये चाहिए था कि प्रोविंसेस को लोकल गवर्नमेंट को पावर देनी चाहिए थी। तो मसला फिर वही है कि अमेंडमेंट ने पावर तो नीचे लेके आई है, लेकिन वो पावर, लोग तो वैसे ही है ना, लोगों की सोच तो वही है ना कि पावर हमने क्या करनी है, अपने हाथ में रखनी है। अच्छा, क्या इसको रिस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है? तो सबसे पहली बात कि जो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन था, ये कोरोना क्राइसिस के दौरान फेडरल गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी बनाई और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी बनाई। पहली वेव के दौरान और फिर दूसरी वेव के दौरान एक दूसरे के उलट चलना शुरू हो गए, स्पेशली जो सिंध गवर्नमेंट थी। तो इससे पता ये चलता है कि इससे लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन होता है किसी भी क्राइसिस के दौरान। उसके बाद आपको NCOC बनानी पड़ी, ठीक है। तो ये जो क्राइसिस हैं उसके दौरान जब एक यूनिट और आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो डिफरेंट पॉलिसी बनाती है, तो इसको टैकल करना बेहद मुश्किल होता है क्राइसिस को। तो इसलिए इसको रिस्ट्रक्चर करना ज़्यादा ज़रूरी है। फिर हेल्थ के स्टैंडर्ड्स और एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स कोई एक ही नहीं है, इसमें भी पॉलिसी 2 चल रही हैं आजकल। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी अभी जो शफकत महमूद साहब हैं उन्होंने कहा है कि जो 2 साल का डिग्री है, जैसी MA की डिग्री होगी या BA की 2 ईयर डिग्री प्रोग्राम है HEC के मुताबिक, वो हमने ख़त्म कर दी हैं। लेकिन सिंध गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया कि ये तो चलेंगे। तो इधर एजुकेशन पे भी लैक ऑफ कंसेंसस है। जब लैक ऑफ कंसेंसस होगा तो ये कैसे चलेंगे? फिर हेल्थ स्टैंडर्ड्स हर एक सूबे के अलग हैं, तो ये भी एक इशू है। तीसरी बात, पार्टीज़ अनडेमोक्रेटिक हो गई हैं। तो ये वाली जो शिक है जिसमें ECP को इख्तियारात ECP से छीन लिया गया, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से इलेक्शंस को ऑर्गेनाइज करवाने का,
ये शिक को भी उड़ाना चाहिए और ईसीपी को इख्तियार देना चाहिए कि वो पार्टीज़ के अंदर शफाफ इलेक्शन करवाए, ताकि क्या हो, पार्टीज़ डेमोक्रेटिक बने। तो अगर रिस्ट्रक्चरिंग करनी है तो याद रहे कि ये कंसेंसस के साथ होनी चाहिए। पाकिस्तान में जितने, किसी भी मुल्क में जो पॉलिटिक्स के अंदर डिसीजन मेकिंग होती है ना, अगर ये कंसेंसस के साथ ना हो तो मामलात बिगड़ जाते हैं और फेडरेशन को भी बाज़-औक़ात ख़तरा हो जाता है। तो इसकी जो कुछ चीज़ें हैं, जैसे आर्टिकल 6 है, इसको नहीं छेड़ना चाहिए, इसको नहीं छेड़ना चाहिए। और बाकी जो चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम सही तरह से क्राइसिस को टैकल नहीं कर पा रहे, हमारी पॉलिसीज़ में डिफरेंस आ रहा है फेडरल लेवल पे प्रोविंस के, इसको ज़रूर रिस्ट्रक्चर करना चाहिए। ठीक है। तो लेकिन रिस्ट्रक्चरिंग किस तरह से होनी चाहिए, कंसेंसस के, क्योंकि अगर हमने फेडरेशन को कायम रखना है, चारों सूबों को इकट्ठा रखना है, तो कंसेंसस बहुत ज़रूरी है। तो ये इस बारे में थी। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा।